नमस्कार। मैं हूं अनुसया साहू, विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आपको यह जानकर हर्ष का अनुभव होगा कि आज की हमारी हमारी मेहमान हैं सुश्री दिव्या माथुर जी। वातायन यूके की संस्थापक दिव्या माथुर एक वरिष्ठ लेखिका, अनुवादक और इम्प्रेसरियो हैं, जिन्हें लगभग 4 दशकों में सैकड़ों सफल और सार्थक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भारत और ब्रिटेन के अतिरिक्त स्पेन, अमेरिका, मॉरिशस और सिंगापुर की सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। आपका लंदन के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में अपूर्व योगदान रहा है। स्वतंत्र लेखन, अध्ययन और वातायन के कार्यक्रमों के अतिरिक्त यह आजकल हैदर क्लब फॉर डिमेंशिया एवं हर्टस विजन लॉस में स्वयं सेविका के रूप में कार्यरत हैं। तो आइए जानते हैं इनके जीवन की कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार दिव्या जी, आपका विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर में मैं अनुसया साहू हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्ते। जैसे आप क्या कहते हैं, सलामत जालान, मेरे ख्याल से गुड इवनिंग। सिंगापुर विश्व साहित्य संस्थान सिंगापुर का हार्दिक आभार कि आपने मुझे इस साक्षात्कार के योग्य समझा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो मैं आपसे सबसे पहले हमारे दर्शक आपके जन्म तथा शिक्षा दीक्षा के बारे में आपसे विस्तार में जानना चाहेंगे। जी। अवश्य। तो मेरा जन्म और शिक्षा दीक्षा सब दिल्ली में हुई। जी। हम प्रॉपर दिल्ली वाले हैं, पुरानी दिल्ली के। और 13 वर्ष की उम्र तक मुझे मेरे दादा दादी ने पाला। अच्छा। वे एक बेहतरीन मुगल आर्टिस्ट, खुश नसीब और शायर थे। नामी गिरामी शायरों में उनका नाम होता था। तो हम लोग बचपन से बहुत बड़े बड़े शायरों और कवियों के बीच उठे बैठे। और हमारा पूरा परिवार संगीत का रसिया था। तो बुआओं से नाच गाना, चाचा से हारमोनियम, तबला, ढोलक, बांसुरी सब सीखा बजाना। क्या बात। और मेरे छठे जन्मदिन पर चंदा मामा का आजीवन सदस्य बनाकर मेरे बड़े चाचा स्वराज चाचा ने मुझे पढ़ने की आदत बचपन से ही डाल दी थी। तो मुझे चंदा मामा पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। सिवाय बेताल की कहानी के, जिससे मैं डरा करती थी, मैं उसको पूरा चाट डाला करती थी। तो हाँ, तो मैंने हायर सेकेंडरी वहीं से किया, फिर बीए अंग्रेजी में किया। और और हायर सेकेंडरी के समय 9वीं कक्षा में मैं अपने मम्मी पापा के पास साथ आई रहने के लिए। और फिर मैंने वहीं से पढ़ा अपने भाई बहनों के साथ। मेरी 5 बहनें और 2 भाई, उनके साथ हमने मैं पली बड़ी। और सब बहुत अच्छे, पढ़ने में सब अच्छे थे। और मेरे ख्याल से बीए, जब मैं अंग्रेजी में बीए कर रही थी तो हमारा एक सब्जेक्ट था हिंदी का, हमें पास करना होता था पाठ्यक्रम में। तो जो हमारी उसकी हिंदी की प्राध्यापिका थी वो सुषुम बेदी। अच्छा। तो उस समय वो बहुत पहली पहली जॉब में आई थी, इतनी खूबसूरत और बिल्कुल हमारी जैसी लगती थी, लगता ही नहीं था हमारी वो प्राध्यापक है। तो उन्होंने मेरी एक कहानी पढ़ी पत्रिका में, अपनी कॉलेज की पत्रिका में। तो जी। उन्हें अच्छी लगी, तो उन्होंने वो कहानी मेरी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय कंपटीशन में भेज दी दिल्ली में। और जिसपे वो सेकंड आई। क्या बात। और मुझे, हाँ, और उसका जो निर्णायक मंडल थे उसके अध्यक्ष सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी थे। और वो मेरी कहानी जो थी, एक श्याम वर्ण नायिका की मनोव्यथा के बारे में थी। तो वो ही सोचते रहे कि ये मेरी अपनी कहानी है। तो कुछ दिनों मैं गई नहीं, मैं बहुत शर्मीली थी, तो मैं इनाम लेने भी नहीं गई। अच्छा। और कुछ दिनों के बाद हमारी प्रिंसिपल प्रोफेसर गोरोवाला क्लास में आई और प्रशंसा करते हुए उन्होंने मेरा पुरस्कार और सर्वेश्वर जी द्वारा भिजवाई गई अपनी उनकी 2 पुस्तकें मुझे दी भेंट में। तो लगा कि मैं 7वें आसमान पर हूँ। तो मेरा कक्षा में भी कुछ रुतबा बढ़ा, क्योंकि अब तक मैं सबको घोंचू लगती थी, ओ। क्योंकि क्लास में केवल मैं ही सरकारी स्कूल से थी, बाकी सब अंग्रेजी स्कूल के पढ़ी लिखी थी। तो उनसे बात करने में मुझे बहुत झिझक महसूस। कतराती थी।
कि वो क्या सोचे, कि मुझे समझ भी नहीं आता था अपनी प्राध्यापिकाओं की बात और उनकी बात। पर क्योंकि मुझे दाखिल कर दिया गया था अंग्रेजी में, तो थोड़ी सी मुश्किल हुई, बट पढ़ने में मैं ठीक थी, तो बराबर कर लेती थी। और कॉलेज के बाद मुझे भी बहनों की तरह कहा गया कि बीएड करो, तो मैंने कहा कि मैं अध्यापिका नहीं बनना चाहती। और उन दिनों में एमए करना जरूरी नहीं समझा जाता था। लेकिन अधिकतर ऐसा क्यों था कि आपको लड़कियां अध्यापिका नौकरी के नहीं? साथ साथ एमए करती थी। सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी कि ऐसा क्यों था कि आप अध्यापिका नहीं बनना चाहती थी? हाँ, मेरी दोनों बहनें अध्यापिका थी, शायद इसलिए। तो मैं आज। सोचती थी कि वो इन्हीं की तरह खूंखार और वो ओ, होंगी जो डांटती रहती है या कुछ करती रहती है। और मैं अब मैं समझती थी कि मैं पढ़ाने के, मेरी ना क्या कहते हैं उसको, वो बहुत कम थी सहन शक्ति, कि मैं किसी को बता रही हूँ कुछ तो समझ जाए एकदम से। हम्म। मेरे पास वो नहीं था, क्या कहते हैं उसको। धैर्य कि मैं इतना वक्त दे सकूं हाँ, कि ठीक है, समझो, थोड़ा तो टाइम वो लगे। मेरी बहनें बहुत अच्छी थी इसमें, और मैं थोड़ी अलग किस्म की थी। हम्म। तो इसलिए मैं चाहती थी मैं आर्ट करूं, क्योंकि मुझे आर्ट का बहुत शौक था। पर मुझे कहा गया आर्ट में करके क्या करोगे, तो अंग्रेजी में दाखिल करा दिया गया। उस जमाने में बच्चियों की चलती नहीं थी बहुत, जो माँ बाप ने या भाई बहनों ने डिसाइड कर लिया वो हो जाता था। बिल्कुल, हाँ। तो हम्म। इस तरह से पढ़ाई लिखाई हुई। और बीए के बाद मैंने एक सोचा कि अब क्या करें, क्योंकि कोई वो तो था नहीं कि क्या फ्यूचर में करना है। तो फिर मैंने आईआईटी से सेक्रेटेरियल कोर्स कर लिया। और उसमें मैं बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो आर्ट से रिलेटेड था। खूबसूरत शॉर्ट हैंड में वो बनाने अक्षर, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर उसमें मैंने टॉप किया, मुझे स्कॉलरशिप मिली। और उसके करने के बाद ही मुझे एकदम से, मैंने जर्नलिज्म में प्राइवेटली करना चाहती थी, मेडिकल जर्नलिज्म। पर उस समय ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। तो पर मुझे एकदम जॉब मिल गई एम्स में, दिल्ली का जो बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल है एम्स, उसमें नेत्र विज्ञान केंद्र में मुझे जॉब मिल गई। और इस तरह से जीवन निकल चला। और मुझे वो बहुत पसंद थी, क्योंकि मैंने मेडिकल साइंस के सारे शब्द बनाने सीखे। नेत्र विज्ञान के विज्ञान का तो मैंने एक एक शब्द बना दिया, इजाद कर दिया शब्द। तो क्या वो बात! लोग भी मुझे बहुत पसंद करते, क्योंकि मैं बहुत फास्ट लिखा करती थी, तो उनके सारे थीसिस वगैरह मेरे लिए बड़ा बाएं हाथ का खेल। क्या बात तो है! वो मेरी जॉब बहुत अच्छी रही, मेरी बहुत पसंद का काम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो धीरे धीरे मतलब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगी। पहले नहीं हाँ, पता चला कि लक्ष्य क्या है, लेकिन धीरे हाँ। धीरे जीवन समझ में आने लगा। जी। जैसा कि आपने बताया, आपका लंदन के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में अपूर्व योगदान रहा है। लंदन में किए गए सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों के बारे में हम आपसे संपूर्ण रूप से जानना चाहेंगे, दिव्या जी। ओके। तो 1985 में मैं लंदन पहुंची। और मैंने भारतीय उच्चायोग में एक डेली वेजेस क्लर्क के रूप में नौकरी शुरू करी, क्योंकि आपके पास और कोई चॉइस नहीं होती आपको। अगर वहां रहना है तो अ, अ, इसी डेली वेजेस क्लर्क के रूप में ही ज्वाइन करना पड़ता है। हम्म। और मैंने भी शुरू किया, और मेरे लिए बड़ा कठिन था, क्योंकि मैं बहुत बड़ी पोस्ट से गई थी दिल्ली से। और वहां पे मैंने देखा कि बड़े बड़े डॉक्टर्स, लॉयर्स, पढ़े लिखे लोग भी क्लर्की कर रहे थे। हम्म। तो मुझे थोड़ी शांति मिली कि ठीक है, रहना है तो वहां मुझे रहना जरूरी था। दो छोटे बच्चे थे मेरे साथ, उनका हाँ। पालन पोषण करना था। तो मैंने अपना पूरा अपना दिया उनको काम के लिए। तो मैं हमेशा से बहुत मेहनती रही हूँ। तो उसके बाद 92 तक मैंने लंदन में उच्चायोग में काम किया, और उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी मैं बहुत सहायता करती थी। तो किस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे वहां पे? जैसे वहां पे आपको पता होगा, उच्चायोग में सारे वो क्या कहते हैं, दिवाली, होली, ये जो सारे फेस्टिवल्स हैं वो मनाए जाते हैं। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 92 तो तक वो तो जो मैंने यही कार्यक्रम सब थे। किया। पर हाँ, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में मुझे बहुत शौक था। मैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनकी बहुत हेल्प करती थी, कि जैसे क्रिसमस पे वहां पे पूरी म्यूरल बना दी दीवार पर,
या दिवाली में कुछ और तरह का, इस तरह का मैं अपने आप से, मेरा वो काम नहीं था, पर हम्म। मैं वो सब किया करती थी। तो आपकी 92 तक। जी। जी, आप नहीं, कुछ मैंने कह कहा रही कि थी। आपकी आपकी रुचि थी उसमें, इसलिए आप अपने आप ही हाँ। कार्यों को किया करती थी। हाँ, क्योंकि मेरा बचपन से हमने ऐसे ही वातावरण में हम पले बड़े थे। तो संगीत और ये नाटक और ड्राइंग, मेरे दादा बहुत बड़े, मेरे पिता भी बहुत बड़े आर्टिस्ट तो नहीं कहूंगी, पर हाँ वो उनकी कैलीग्राफी में वास्तुविद थे, तो नेचुरली उनकी आर्ट बहुत अच्छा था। तो हम्म। और मुझ में भी आर्ट का शौक था, मेरा पहला शौक था जो मैं पूरा नहीं कर पाई। तो इसलिए मैंने वहां पे वो सब अपनी कारीगरी दिखानी शुरू की और करती रही, साथ साथ में बढ़ती रही उसमें, जॉब में भी अपना काफी ऊंची पोस्ट पर पहुंच गई, मिनिस्टर इकोनॉमिक्स के पीए के रूप में मैंने तक आ गई थी जल्दी ही। और 92 में मेरी लगा कि जैसे जैसे गांधी जी ने लंदन में पदार्पण किया, अ, मुझे मेरा लाइफ बदलने के लिए। तो वो महात्मा गांधी के ग्रैंडसन, आप शायद जानती होगी, गोपाल गांधी, वो आए 92 में नेहरू केंद्र स्थापित करने के लिए। हम्म। तो उन्होंने देखा ये सब मैं उनको जानती नहीं थी, पर वो देख रहे थे कि मैं ये सब का वो मंत्री, संस्कृति के मंत्री भी थे। तो वो हम्म। देखते रहते थे मैं ये सब काम कर रही हूँ। तो उन्हें लगा कि नेहरू सेंटर के लिए मैं अच्छी रहूंगी काम करने के लिए। तो हम्म। जब उसकी स्थापना की गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं भी वहां पर अप्लाई करूं पोस्ट के लिए। हम्म। तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि सपने में कि मुझे ऐसा मौका मिलेगा नेहरू के लंदन में काम करने का, जो एक बहुत मानी हुई जगह है और बड़ी, सबसे यहाँ लंदन की सबसे बड़ी और महंगी जगह पर है, मेफेयर में। हम्म। तो अ, अ, तो पहला दिन जब मेरा वहां पे था, उस दिन मुझे अभी तक याद है, 14 नवंबर की बात है कि शाम को मैं वहां पहुंची, क्योंकि कार्यक्रम तो शाम को ही होते थे। हम्म। तो वहां पे मैंने देखा कि रवि शंकर जी का कार्यक्रम था, और बड़े बड़े उनके साथ अल्लाह रखा तबला बजा रहे थे, और सारंगी पर थे राम नारायण जी। तो कार्यक्रम, इतने बड़े आर्टिस्ट मेरे अ, अ, समक्ष नेहरू बैठ। सेंटर में मेरा पहला दिन था। और तब तक नेहरू सेंटर में कुर्सियां वुर्सियां कुछ नहीं आई थी, स्टेज नहीं था, खाली हॉल थे और हम थे। हम्म। तो मैंने देखा वहां पे बड़े बड़े लोग नीचे आलती पालती मारकर जमीन पर बैठे हुए थे, और सामने एक दरी पर ये लोग बैठे हुए थे, और लंदन का जो क्रीम होती है, लॉर्ड्स और लेडीज और बहुत बड़े बड़े लोग उनको देखने मिलने के लिए आए हुए थे। तो मुझे लगा कि कि ये तो सच नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे सपना हो। और तो मैंने अपना बहुत तन मन धन से वो काम किया, मेरी पसंदीदा काम था। हम्म। बड़े बड़े विश्व के राजनीतिज्ञ, आर्टिस्ट, अभिनेता, उनके साथ दिन रात का उठना बैठना था। क्या मेरा बात। ज्ञान बढ़ा, क्योंकि मुझे तब तक इतना ज्ञान नहीं था, तो बहुत कुछ सीखा। सैकड़ों कार्यक्रमों का आयोजन किया, और साथ साथ में फिर मुझे लेखकों से मिली। 1909 में हमने विश्व हिंदी सम्मेलन किया, तब मैं बहुत सारे बड़े लेखकों से मिली। उसके पहले हिंदी का इतना था नहीं कुछ, जब मैं गई थी 85 में। तो हम्म। मैं किसी लेखक से नहीं मिली थी, तो मैं सोचती थी यहाँ पे कोई लिखता नहीं है, या हम्म। मिलते नहीं है, क्या है। तो पर पहली बार हमें तब लगा कि सब लोग अपने अपने कोनों में लिख रहे हैं, पर मिलते नहीं थे। मिलते नहीं, या इसीलिए मैंने कोई फिर वहां मंच ऐड नहीं की। मिला होगा अभी तक कि वो सामने आ सके। जी। लंदन में कोई ऐसा मंच नहीं मिला होगा उन्हें कि वो हाँ, सामने हाँ, आ सके। हाँ। हाँ, क्योंकि उसके पहले कोई था भी नहीं ऐसी जगह। भारतीय विद्या भवन था जहाँ पर नाच और गाना ही ज्यादा सिखाया जाता है, या साउथ इंडियन कल्चर वहाँ पे ज्यादा होता है। और हाई कमीशन में तो इतनी सिक्योरिटी है कि वहां पर जबकि डॉक्टर सिंघवी के आने से पहले तक वहां भी कुछ नहीं था। डॉक्टर सिंघवी ने ही हिंदी को बहुत प्रमोट किया लंदन में, और उन्हीं के माध्यम से हम लोग जुड़े। हम्म। उन्होंने हम सबको जोड़ा। डॉक्टर पद्मेश गुप्त थे, मैं थी, उषा राजे सक्सेना थे, और जो हिंदी के जो मुख्य लोग थे वो लोग, उनको उन्हें जोड़ा अपने वो रेजिडेंस में।
केंसिंगटन गार्डन्स में, वो पैलेस में वो करते थे, हमें बुलाते थे, खूब अच्छा खिलाते पिलाते थे, और कविता वगैरह होती थी। तो इस तरह से हम कुछ हिंदी वालों से जुड़े, थोड़े से लेखकों से। पर फिर भी तभी भी कोई ऐसा मंच नहीं था कि जहाँ पर हम मिल सके, मतलब आउटसाइड। नेचुरली वहां पे इतने लोग तो नहीं आ सकते थे उच्चा योग में या उनके घर पर। तो इसलिए पहले उन्होंने, पद्मेश जी ने हिंदी समिति की स्थापना की। उसके बाद मैंने फिर वातायन की स्थापना की, कि यहाँ पर लेखकों से हम मिलजुल सके। और एक तरह से हमारा ग्रुप शुरू हुआ कि हम लोग महीने में एक बार मिलते थे और अपनी कविताएं सुनाते सुनते थे। अच्छी शामें गुजरा करती थी। तो क्या बात है। तो इस प्रकार आपने वहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बहुत ही मुख्य भूमिका अदा करनी शुरू कर दी। हाँ, हाँ। बहुत सुंदर। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं जी ऐसी जगह थी जहाँ पर मैं हिंदी के कार्यक्रम कर सकूं। जब तक गोपाल गांधी थे, उनको हिंदी में काफी शौक था उनको, तो वो भी हमको कुछ कार्यक्रम हो जाते थे। पर क्योंकि हमारा नेहरू केंद्र का उद्देश्य जो था, वो हिंदी को बढ़ावा देना नहीं था, वो था इंडो ब्रिटिश डायलॉग को प्रमोट करना। जी तो जी। उसके अंतर्गत हिंदी एज सच भाषा का वो व्यवधान नहीं था। तो हम्म। उसके लिए हमें अलग से, इसलिए ये हमने किया, हिंदी समिति और वातायन की। हमें ऐसा कोई मंच चाहिए था जहाँ पर हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस को हम बढ़ावा दे सके, और लेखक लोग हम सब मिलजुल सके। हम्म। क्या बात है, बहुत ही सुंदर उत्तर जवाब दिया आपने। और बहुत अच्छा लगा कि वो लंदन में मतलब आप उस समय पहुंची जब हिंदी का कोई व्यक्ति नहीं था, या वहां पर ऐसा कोई मंच नहीं था जहां पर हिंदी की कविताएं बोली जा सके। और आपके समय में ये सब चीजें शुरू हुई। और ये हाँ, जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप बहुत अनुभवी हैं, आपने वो समय देखा है, और आज तो जैसे हिंदी की लहर चल पड़ी है देश हाँ, देश में। जी। तो आप दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान में चिकित्सा शुलिपिक रह चुकी हैं। जैसे कि आपने हाँ, बताया कि आप एम्स में काम कर चुकी हैं, नेत्र विभाग में भी। तो इस पद का कार्यानुभव कैसा रहा, और आपके कौन से ऐसे अनुभव हैं इस क्षेत्र के, इस क्षेत्र से जुड़े हुए, जो आप हमसे साझा करना चाहेंगी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, दिव्या जी। हाँ जी, अवश्य। वो तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। क्या बात। क्योंकि 69 में मैंने बीए करने के बाद जब मैं सोच रही थी क्या करूं, तो मुझे और कोई नहीं मिला, तो मैंने चिकित्सा पत्रकारिता में डिप्लोमा लेना चाहा। लेकिन उस समय ऐसा, जमाने में कोई ऐसा कोर्स नहीं था, इसलिए मुझे सेक्रेटेरियल कोर्स करना पड़ा। और हालांकि मैंने प्राइवेटली इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म दिल्ली से, और जब मैं लंदन में आई तो मैंने यहाँ स्कॉटलैंड से भी पत्रकारिता में डिप्लोमा लिए। तो 1971 में मुझे एम्स में जॉब मिली, नेहरू केंद्र में, सॉरी, राजेंद्र प्रसाद नेहरू नेत्र विज्ञान केंद्र में। तो इतनी लंबी पहले की बात है कि मैं गड़बड़ा रही हूँ। नहीं, कोई है, बात तो नहीं। वहां पर मुझे मुझे आप कुछ समझ नहीं आया आराम पहले से बात करें। हाँ। ऑप्थेल्मोलॉजी। तो नेचुरली वो मेरा विषय नहीं था, और नेत्र विज्ञान से आप क्या समझते हैं, आंखों का अवस्था। तो हम्म। पर वहां पे तो पूरी नेत्र चिकित्सा केंद्र था, और वो बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय केंद्र है, जहाँ बहुत बड़े बड़े डॉक्टर और एमडी होती है, एमबीबीएस के बाद लोग आते हैं। हम्म। तो मुझे वो शब्दावली जल्दी में सीखनी पड़ी हम्म। कि है क्या, नहीं तो आप काम कैसे करेंगे जब आप वो शब्द ही नहीं, एक ऑफ्थेल्मोलॉजी लिखने के लिए इतना बड़ा शब्द है, तो सही बात। आप कैसे लिखेंगे उसको। हम्म। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि मुझे तो इसका शॉर्टकट इजाद करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो ऐसा कुछ था नहीं तब। तो फिर मैंने उसका धीरे धीरे शब्द खुद बनाने शुरू करे, और फिर मैं बहुत जल्दी मैं सीख गई, क्योंकि वो मेरा शौक का काम था। और हम्म। उसमें मेरी बहुत सारे डॉक्टर्स ने मदद करी, यू नो। और फिर अगर मतलब नेत्र विज्ञान से सिर्फ नेत्र विज्ञान ही नहीं है, उसके साथ फिर मेडिकल की और ब्रांचेस भी जुड़ती है। अगर डायबिटिक्स से कंसर्न है, या और कोई प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है या कुछ, तो मुझे उसको पूरे चिकित्सा को, उसको पूरे उसमें सीखना पड़ा, समझना पड़ा। कभी कभी मेरे जो बॉस थे, वो कहा करते थे अपने, जब उनको डांटना होता था एमडी के स्टूडेंट्स को कि तुम इतने नालायक हो, तो वो क्या करते थे, तुमसे तो ये अच्छी है,
कि इसको अच्छा। ज्यादा मालूम है तुझसे। हाँ, तो, मतलब उस क्षेत्र से पढ़ाई भी वो नहीं तो की मजाक की लेकिन बात थी, पर हाँ हाँ जी। मैं काफी सीखा। और हाँ, इस दौरान मैं वहां पर मैंने वॉलंटियर के रूप में काम भी शुरू किया, नेत्र रोग, नेत्रदान और मोबाइल कैंप्स जैसे चैरिटी से जुड़ी है। हम्म, और इन विषयों पर मैंने लिखना भी शुरू किया, क्योंकि पत्रकारिता मेरा शौक था। तो जी। स्वास्थ्य संबंधी लेख लिखने लगी, छपने लगे, और ब्रेल में मेरी कहानी भी छपी। क्या और कहानियां तो प्रकाशित होती रही इस समय दौरान किया। तो अच्छा अनुभव था। जी जी। और तो आपने एक और जीवन में घटना कुछ देखी वहां पर हाँ, नेत्रों की हाँ, उसके आवश्यकता मैं क्या बहुत है। जुड़ी रही। जी हाँ, जी मैं लंदन आके भी उसमें जुड़ी रही, जी। लोगों के साथ और चैरिटीज के साथ। हम्म। क्योंकि मैंने वहां पर एम्स में भी वो काम शुरू कर दिया था, जो मैंने यहाँ आकर जारी रखा। अच्छा अच्छा। तो जी। तो बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने। एक्चुअली ये बहुत बड़ी बात है कि नेत्रहीन लोगों के लिए कार्य करना, ये अपने आप में एक नया ही एक अनोखा अनुभव है कि नेत्र होते हुए भी हम दुनिया के उन चक्षुओं को नहीं, उन चीजों को नहीं देख पाते हैं जो नेत्रहीन देख लेते हैं कभी कभी। हाँ, जी। अक्षमता एक तरह से कोई भी जो लोग अक्षम होते हैं, तो हम सोचते हैं हम पूरा सशरीर और बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन आप ये देखिए, जो अक्षम लोग होते हैं, उनकी कोई ना कोई जो एक इंद्रिय और इंद्रिया उनमें वो बहुत ज्यादा काम करने एक्टिव हो लगती जाती है, जी बिल्कुल, उनका सिक्स है। सेंस बहुत ज्यादा काम करता है। और तो इस अगर हम उनकी वो पहचाने, उनकी विशेषताएं, तो हमें भी लाभ मिलता है कि इस तरह के होते हुए भी पहले लगता था ये कैसे यू नो बिल्कुल इस बिल्कुल। अक्षमता के सहारे भी इतना अच्छा कर रहे हैं। जी जी। तो जैसे अब डिमेंशिया के साथ मैं यहाँ बहुत जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि वो यहाँ की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, समझिए। कि क्योंकि लोग बहुत उम्र हो जाती है उनकी, काफी एज तक जिंदा रहते हैं यहाँ पर लोग। तो उनकी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है वृद्ध लोगों की, डिमेंशिया और ओल्ड एज से रिलेटेड जो बीमारियां होती है। और तो उनके साथ काम करना भी मुझे बहुत, यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बहुत लोग हैं, बूढ़े, अच्छा। इतने बूढ़े लोग हैं, जो जिनके साथ बात करना बिल्कुल एक अलग तरह का अनुभव है। हाँ हाँ वो हाँ। अलग तरह के इंसान है, वो किस उस तरह की जमाने। बातें करते हैं, मतलब अपने जमाने की बातें करते हैं या कुछ वो कैसे। भूल भूल जाते हैं ना, तो एकदम वहां पहुंच जाएंगे, और फिर एकदम से जब थोड़ी देर में आएगा कि अरे नहीं, तो चुप हो जाएंगे। तो उनके साथ बात करना, उनकी बात निकलवाना, और हाँ। उनको संगीत से बहुत, संगीत और नृत्य से बहुत उनको लगाव है। लगाव। हाँ तो हाँ। कितना भी भूल जाए, संगीत नहीं भूलते हैं। संगीत नहीं तो भूल। जब उनका म्यूजिक लगा दो हाँ। तो सही डांस करते क्या हैं, या बात। संगीत को जरूर सही पकड़ते हैं, गाने को या उसको। हम्म। तो इस तरह बहुत अच्छा लगता है जी जी। मुझे। तो इस तरह के वहाँ के ओल्ड एज होम है जहाँ पर आप जाती हैं। हाँ, हम लोग ओल्ड एज होम में मैं तो नहीं जाती वैसे, और बहुत सारे स्वयं सेवक हैं जो ये, हमारे यहाँ जरूरी है कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ का स्वयं सेवा करे। मतलब इन लोग की हेल्प करे, तो आपको हर एक जो भी अच्छा फैमिली के लोग हैं, बच्चे या वो, हर एक किसी ना किसी काम से जुड़े हुए हैं ऐसे, जो हम्म, वो फ्री में देते। जी तो जी। इस तरह से उनका जुड़ाव रहता है इन लोगों से। हम्म, तो ऐसे ही मैं भी जब काम के दौरान, तो मुझे नौकरी के दौरान बहुत समय नहीं मिला, पर हम्म, रिटायर होने के बाद 2016 में हम्म, फिर मेरे बच्चों ने कहा अब तुम भी करो, क्योंकि हमारे गांव के सारे लोग काम करते थे ऐसी जगह। हम्म, तो पहले तो मैंने अनिच्छा वो दिखाई कि मैं नहीं जो इतना कर पाऊंगी, और मैं लेखन में काफी जुड़ी हुई थी, वातावरण में। हम्म, तो उनको लगा नहीं कि सब लोग करते हैं तो तुम्हें भी करना चाहिए। तो हम्म, उसने मुझे डिमेंशिया उससे जोड़ा। हम्म। तो फिर उसके बाद तो मैं मुझे इतनी उनसे अ, आदत हो गई बस कि मैं लगी आपकी उन। रेगुलर जाने लगी वहाँ। क्या बात है, क्या बात। एक्चुअली हमें ये सारी चीजें करनी चाहिए, इवन अपने बच्चों को भी आगे लाना चाहिए ये सब करने के लिए, ये कार्य करने के लिए। बहुत जरूरी है। इससे बहुत इमोशनल जो टच है और चीजों को समझने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है कि उम्र के हिसाब से किस प्रकार से आप बदलते हैं और महत्व क्या है, किस चीज का है। हम कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे ये सोचने लगते हैं, जो अभी मेरे साथ हो रहा है कि मेरे बच्चे समझते पढ़ाई पढ़ाई बहुत ज्यादा
महत्वपूर्ण है। नो डाउट अभी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये नहीं है कि भाई पढ़ाई में अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि जो कि आगे लाइफ चलेगी ही नहीं। वो भी करिए, साथ में आप और कुछ भी बैलेंस रखिए नई चीजों। थोड़ा समय निकालिए, क्योंकि हमारा, अगर हम इंसान है तो सिर्फ बिल्कुल। अपने लिए जिंदा नहीं है। बिल्कुल, तो उनको उम्र के वो पड़ावों को दिखाना बहुत जरूरी है कि ये बहुत बड़े डॉक्टर रह चुके हैं, साइंटिस्ट रह चुके हैं, लेकिन फिर भी उम्र के एक पड़ाव में आकर अब यहाँ पर रुके हैं और इस तरह से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो उनको पता चलता है बच्चों को कि हमें उम्र में इतना ज्यादा सीरियस भी नहीं होना चाहिए कि लाइफ को जीना छोड़ दें हम। जी। बड़ा अच्छा लगा इसके बारे में आपका जवाब सुनकर। और अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि 1985 में आप भारतीय हाँ उच्चायोग लंदन से जुड़ी, जैसा कि आपने अभी बताया हमें। तो जुड़ने के बाद हाँ आपने किन कार्यों में सहयोग दिया? शायद इसका जवाब आप हमें दे चुकी हैं, लेकिन फिर भी हाँ हम जी। विस्तार से जानना चाहेंगे कि किन हाँ, कार्यों के लिए आपको सम्मानित किया गया। हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। एज सच अब मुझे बहुत सम्मान मिला इन काम के लिए, और मुझे वो अपने आप में एक सम्मान था हम्म। जो काम के कार्य दौरान मुझे करके। मिला। और हाँ, और मुझे जो यहाँ का सबसे बड़ा सम्मान है आर्ट्स काउंसिल ऑफ इंग्लैंड का, वो उन्होंने मुझे सम्मानित किया कि मैंने इतने सारे कार्यक्रम किए और इतना लोगों को जोड़ के रखा। तो बहुत बड़ा मेरे लिए सम्मान था, और बहुत बड़ा, क्या कहते हैं उसको, मुझे बूस्ट किया उसने, कि मतलब इन्होंने रिकॉग्नाइज किया, मतलब मेरे अपने लोगों की जगह आर्ट्स काउंसिल ऑफ इंग्लैंड ने मुझको रिकॉग्नाइज किया इस काम के लिए। तो हाँ। वो सम्मान बहुत बड़ा था। उसके साथ साथ मुझे फिर लेखन में भी मुझे फिर से आई मैं, क्योंकि बीच में बिल्कुल बंद हो गया था, बच्चे बड़े हो रहे थे, तो मैं बहुत लेखन को समय नहीं दे पा रही थी। पर इन हम्म। लोगों से मिलकर, बड़े बड़े लेखकों से मिलकर फिर से मैं जुड़ी लेखन से, और हिंदी के प्रमोशन के लिए मैंने बहुत काम किया, प्रचार प्रसार के लिए, जिसके मुझे बहुत काफी इनाम मिले। और ऑलमोस्ट हिंदी से जुड़े काफी सम्मान, मतलब मैं गिना नहीं सकती हूँ, काफी सम्मान मिले। वो लेखन का सम्मान मुझे थोड़ी देर में शुरू हुए, क्योंकि मैं अपने लेखक रूप को मैंने कभी आगे नहीं किया। अब मैं मतलब दूसरों को ये बढ़ाने में लगी रही, और मुझे लगता था कि जैसे अपने को बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। तो मैं हमेशा अपने को पीछे रखती थी कि या मुझ लोग ये नहीं ना हो सोचे जाए। कि नेहरू केंद्र में है तो अपने को प्रमोट कर रही है, तो इस बात से मैं बहुत डरती थी। अच्छा तो अच्छा। मैंने कभी भी अपने को आगे नहीं रखा, हमेशा पर्दे के पीछे रही। हाँ। पर उसके बाद जब बहुत सी किताबें उताबें छप गई, तो लोगों के उसमें आई, ध्यान में आया कि हाँ मैं भी लिखती हूँ। और थोड़ा देर में मिला रिकग्निशन, लेकिन हाँ मैं अब बहुत प्रसन्न हूँ कि मुझे अपने, मतलब मैं सोचती हूँ अपने लेखन से ज्यादा रिकग्निशन मुझे मिल गई, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। अभी जो दो मुझे बड़े इनाम मिले, मॉरिशस में और सिंगापुर में, उनसे, जी और वो भी दोनों सरप्राइज थे, और जी। मुझे मालूम नहीं था। तो उससे मेरा बहुत मुझे प्रेरणा मिली कि कि लोग मेरे लेखन की भी कदर करते हैं, और मुझे अलग से इस रूप में भी जानते हैं। तो वैसे मुझे के काफी के लिए सम्मान, हिंदी संस्थान का सम्मान मिल चुका है, मोटूरी सबसे बड़ा सम्मान है लेखन का। जी। और विश्व रंग का सम्मान मिल चुका है दोनों कामों के लिए। तो मैं खुश हूँ आज की हिंदी के प्रचार प्रसार के अलावा मेरे लेखन को भी अ, काफी सम्मान मिल सारा रहा है। आजाद सम्मान मिल रहा है जी। क्या बात है दिव्या जी। और ये अपने जीवन में ये बहुत बड़ी कमाई है आपकी कि जी, आप और सबसे बड़ी कमाई मेरी यही है। तो मुझे सम्मान से ज्यादा मुझको लगता है कि मुझे ऑलमोस्ट सभी, क्या कहना चाहिए, कि प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा पुरस्कृत किया गया है। पर मुझे हमेशा ये लगता है कि मेरे पीठ पीछे की गई तारीफ मुझे ज्यादा पसंद है बजाय इन पुरस्कारों के, क्योंकि वो रियल में आपका सम्मान है। नहीं तो जब भी कोई सम्मान मिलता है तो लोग अड़ंगे लगाने लगते हैं, कि अ, आशंका जताने लगते हैं कि पता नहीं कैसे मिल गया, और अनुचित ठहराने की फुलझड़ियां चलाई जाती है और ये सब। तो मुझे दुख होता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि अ,
जो मुझे तारीफ मिल रही है मेरे तब होता बीच है, बीच। मुझे ऐसा लगता है दिव्या जी कि ये तब होता है जब शुरुआत होती है, जब नहीं आपको नहीं, अभी भी पुरस्कार होता है, अभी भी शुरुआत होता है। और आप मतलब एक थोड़ी सी मतलब जब पुरस्कार आने लगते हैं, लोग रिकॉग्नाइज करने लगते हैं आपको, तो कुछ लोग आवाज उठाने ही लगते हैं। फिर धीरे धीरे जब आप अपने हाँ कार्य में कार्यरत रहते हैं और कार्य करते चले जाते हैं, तो धीरे हाँ धीरे फिर उनकी जो मानसिक वो होती है कि नहीं, ये तो सचमुच में कार्य कर रहे हैं और ये सचमुच में इस जगह के लायक हैं और ये पुरस्कार के लायक हैं, तो वो अब उनकी विचारधारा बदल जाती है। ये मैंने भी महसूस किया है कि जब भी आप कोई कार्य करना शुरू करें, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आप अपने मतलब अपने क्षेत्र से जहां आपको अच्छा लगता हो कार्य करने का, तो पहले लोग उस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं। फिर धीरे धीरे हाँ पहले फिर मजाक बनाना शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे हाँ उनको यकीन होना शुरू होता है कि नहीं यार, ये तो सही है, ये आगे हाँ, बढ़ रहा है और ये इस क्षेत्र पे कार्य कर रहा है। तो बिल्कुल। ये मेरा अनुभव कहता है, तो मुझे लगता है कि शायद जरूर आपके साथ ही होगा। और नहीं आप बिल्कुल बिल्कुल, पर हाँ, मुझे दुख होता है बहुत जब इस तरह की बातें सुनने में आती है कि आपने अपना सारा जीवन लगा दिया और और कहाँ लगाती फिर, अगर आपकी हाँ रुचि वाले क्षेत्र में आप अपना जीवन ना हाँ लगाएं तो कहाँ लगाएं। हाँ हाँ, वो भी है। पर मेरी खुशकिस्मती भी रही कि मुझे ऐसी जगहों पे हर जगह काम करने का मौका मिला जहाँ पर लोगों को मेरी जरूरत थी। जी। शायद इस वजह से भी मेरे मन में वो हुआ कि कि लोग मेरे पास आते थे, क्योंकि मैं बिल्कुल। ऐसी जगह पहले हॉस्पिटल में थी, फिर उच्च आयोग में थी, फिर नेहरू केंद्र में थी। हम्म, तो हम्म, मुझे लगा कि जैसे कि यहाँ पे रहते हुए आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, हम्म, आप हमेशा दूसरों के लिए कर रहे हैं। हम्म। तो आपको लगने लगता है कि आपके पास लोग इसलिए तो नहीं आ रहे, आपके लिए नहीं आ रहे, वो अपने उसके लिए आ रहे हैं। तो कब हम आ तो रहे उससे हैं। क्या होता है कि आप अपने को पीछे छोड़ते जाते हैं, पीछे छोड़ते जाते हैं। हम्म, और पर मैं जानती हूँ कि इनमें से कौन से पुरस्कार मेरे लिए महत्वपूर्ण है, और मैं ये भी जानती हूँ कि मैं किन पुरस्कारों के लायक हूँ। तो अच्छा। अपने बारे में जानना भी बहुत जरूरी है कि आप किस लायक हैं। बिल्कुल। तो हाँ जी, सही कहा आपने कि ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या मैं इस पुरस्कार के लायक हूँ। लेकिन क्या हाँ होता है कि जब आप पुरस्कार अट्रैक्ट करने लगते हैं, तो वो धीरे धीरे आपके पास आने लगते हैं और पिछले पुरस्कारों को लोग देख करके अनुमान लगा लेते हैं कि नहीं, जब ये यहाँ तक पहुंचे हैं तो जरूर इस हाँ, लायक होंगे ही। और ये आपकी समझदारी होती है कि आपको लगता है अभी और सीखना जरूरी है, अभी और सीखना जरूरी सीखना है। तो आपका जीवन भर का, हर दिन आप सीखते हर हैं दिन कुछ, सीखते हैं आप, और क्योंकि हर एक से सीखते हैं, यही बिल्कुल ना। बिल्कुल हम अपने ऐसे लोगों से घिरे हुए होते हैं जो सचमुच में बहुत महान होते हैं और बहुत कुछ जान रहे होते हैं, और उनसे कुछ बिल्कुल, सीखना और मतलब मैं तो बहुत नाचीज हूँ, मैंने इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है, जैसे गोपाल गांधी थे, या गिरीश कर्नाड थे, या पवन वर्मा, मोनिका मोहता, इंद्रनाथ चौधरी। मतलब बड़े बड़े लोगों के साथ मैंने काम किया, और जब जो आते थे वो अपने साथ अपना फॉलोइंग लेकर आते थे। तो बिल्कुल। जैसे गिरीश कर्नाड है, वो आए तो नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, ये सारे लोग हमारे वेन्यू पर ही जैसे रहते थे दिन रात, शेखर कपूर। तो हम्म, दिन रात उनके साथ उठना बैठना, तब आपको लगता था कि आप आ, मतलब क्या मैंने ऐसे कोई कर्म किए होंगे कि मुझे इनका साथ मिल रहा है, क्योंकि मैं तो उस योग्य नहीं हूँ, या मैं उस क्षेत्र से नहीं आती हूँ, पर फिर भी मुझे भगवान इस सब का वो दे रहे हैं लाभ। तो लाभ। जरूर कोई मेरे अच्छे कर्म होंगे। जी, तो ये जरूर है ये कि आपके अंदर की नेकी है और आपका जो डाउन टू अर्थ वाला बिहेवियर है वो है। और आप इस ऐसा नहीं है कि आप इस लायक नहीं होंगे, जब भगवान ने आपको वहां पर पहुंचाया है तो डेफिनेटली आप उस लायक रहे ही हैं और हैं। हमने खुद आपकी कविताएं सुनी हैं, आपका जो मतलब आपका भाषण है वो सुना है सिंगापुर में, और हमें बहुत अच्छा लगा। आपकी बातें छू जाती हैं दिल को। आप जिस प्रकार कहती हैं, जो भी लिखती हैं शायद दिल से लिखती हैं और वो दिल तक पहुंच वो जाता तो बिल्कुल हाँ। मैं जो कहती हूँ या लिखती हूँ सब दिल से होता है, और अनुभव होते हैं, और सच, ईमानदार रहने की कोशिश करती हूँ। बस 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 यही चीज चाहिए होती है कि जो आपका अपना है वो बताएं, तो वो दिल से निकलकर दिल तक पहुंचती हैं जब बातें, तो कनेक्शन अपने आप जुड़ने लगता है। बड़ा अच्छा लगा दिव्या जी आपसे इस प्रश्न का उत्तर जानकर। चाहूंगी तो कि अब आगे आपने मैं अपने अपने जीवन काल में बहुत सी अतुल्य साहित्यिक उपलब्धियां हासिल की हैं, आपने हमें बताया अभी।
और ऐसी कौन सी उपलब्धि है जिससे आपको यह महसूस होता है कि हाँ, मैंने अपने जीवन का मुख्य समय जिस कार्य के लिए दिया उसका फल मुझे मिला है? उससे कहीं ज्यादा मुझे मिला है। पर अच्छा। हाँ, यहाँ पर मुझे जब कुछ ऐसी चीजें थी जो मेरे बिना जाने या कहीं पे मेरे लिए हो गई, तो मुझे लगा कि बहुत गर्व हुआ अपने ऊपर पहली बार, कि जब दुनिया की 100 प्रेरणात्मक महिलाओं की सूची में मेरा नाम आया यहाँ पर, तो मुझे लगा कि क्या सचमुच मैं डिजर्व करती हूँ कि 100 महिलाओं में मेरा नाम हो। और वैसे ही रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स यूके ने जब मुझे एक पुरस्कार दिया, वो भी कि इतने लोग काम कर रहे हैं उसमें मुझे ही चूज किया गया। और अभी भी जैसे मॉरिशस में प्रधानमंत्री द्वारा जब मुझे सम्मानित किया गया और मुझे मालूम भी नहीं था, हम्म। और सिंगापुर में, तो मुझे लगा, गर्व हुआ। ऐसे ही वनमाली सम्मान पहली बार लेखन में मुझे मिला, कहानी का प्रवासी पुरस्कार विश्व रंग में, भोपाल में। तब भी मुझे अच्छा लगा कि हाँ, पहली बार लोग ने जाना कि मैं कहानियां लिखती हूँ, जबकि मेरे पता नहीं कितनी 100 कहानियां तो हो गई होगी, और उपन्यास आ गए हैं अपनी। तो कि और फिर केंद्रीय हिंदी संस्थान का पद्म भूषण मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार बहुत बड़ा पुरस्कार बहुत है। बड़ा। और तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे मान्यता मिल रही है लेखन को। और इसके अलावा मुझे बहुत सारे काफी बड़े बड़े सम्मान मिले हुए हैं। पर हाँ, ये सारे जो पुरस्कार जिनके मैंने अभी नाम लिए, उससे मैं अपने को सचमुच सौभाग्यशाली समझती हूँ कि अपने जीते जी, सबसे बड़ी बात है कि मेरे जीते जी मुझे मिल गया। नहीं तो ऐसा कहाँ संभव है कि होता है, हाँ, कई बार इंसान आप के जाने के सारा बाद। जीवन निकाल देते हैं और आपको रिकग्निशन भी नहीं मिलती। बहुत सारे लोग हैं अभी, मैं यहीं से ब्रिटेन से एक बहुत लेखकों के नाम ले सकती हूँ जी। कि जो अच्छा लिखते हैं और उनको रिकग्निशन नहीं मिली है। तो इस मायने में मैं अपने को शायद मेरा, जहाँ मैं काम करती रही हूँ, या जो मेरा मुकाम रहा है, या जो भी कह लीजिए, उससे ज्यादा मुझे मिल गया हो, औरों को नहीं मिला, तो उसके लिए भी मुझे फख्र भी होता है। और ये भी होता है कि हाँ, बाकियों को भी जो अच्छा लिख रहे हैं उनको रिकग्निशन मिलनी चाहिए, और हमारे लाइफ दर्शकों, टाइम आप में मिल मुझे जानी चाहिए। 2020 कोरोना काल में हुए लॉकडाउन की कहानी आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे? अ, हमारी जो संस्था है वो, हमने शायद शुरुआत की कोरोना के बाद, जो ऑनलाइन गोष्ठियों की हम्म। शुरुआत का मेरा हम वातायन पर ही जाता है। और भारतीय उच्चायोग लंदन के फ्रेडरिक पिनकॉट पुरस्कार से सम्मानित वातायन संस्था, हम्म। जिसका मैंने स्थापना की थी 2003 में। अब 20 साल का चल रहा है इस समय, उसका 20वां वर्षगांठ हम मना रहे हैं। क्या बात और तो लॉकडाउन हुआ तो हमारा एक बड़ा कार्यक्रम हाउस ऑफ लॉर्ड्स में होना तय था, जिसमें गोयनका जी की पुस्तक, जो मेरे कहानियों पर आधारित थी, और शिखा वाशरे का एक संस्मरण, जो आपने पढ़ा होगा, ट्रैवल है। बुक जी। थी, उसका लॉन्च होने वाला था वहां पर। और हम्म। सडनली ये घोषणा हो गई हम्म। कि लॉकडाउन हो गया। हम्म। तब हम लोग परेशान कि अब क्या करें, क्योंकि वो तो सब बंद कर दिया, सेंट्रल लंदन और वो जगह। हाँ, तो हाँ। उमेश जी ने कहा कि क्यों ना हम, जूम तब चला ही चला था, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम ये जूम पर करें। तो हमें लोग अचरज हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। तो फिर हम, उन्होंने कहा नहीं, चलो करके देखते हैं इसको ना, हम्म। क्योंकि अब मिल तो सकते नहीं। तो हम्म। हमने वो पहली गोष्ठी की। हम्म। फिर बुक लॉन्च तो नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर निखिल कौशिक है यहाँ पर, एक नेत्र, वो भी नेत्र सर्जन है, हम्म। आई सर्जन है। तो हम्म। उनकी कविताओं से हमने यहाँ के एक एक करके, यहाँ के ब्रिटेन के सारे लेखकों को हम्म। उसमें प्रस्तुत किया। तो हम्म। इस तरह से हमने और उसके बाद हम बाहर निकले, अ, भारत गए और दूसरे देशों से लोगों को जोड़ा। हम्म। और हमने, पता नहीं, मेरे ख्याल से अब तक हम 200, 250 कार्यक्रम कर चुके हैं उसके बाद। हम्म। और जिसके माध्यम से हम विश्व भर के हिंदी विद्वानों, लेखकों और शिक्षकों से हमारा संपर्क हो। संपर्क हुआ।
सबसे बड़ी बात लगा। हमें हाँ लगा ही नहीं कि हम लोग नहीं मिले हैं। अभी जब मैं सिंगापुर में या मॉरिशस या अभी दिल्ली में हम लोगों से मिले, तो हम्म, मुझे लगा ही नहीं। मैंने उसको, आराधना को कहा, सचमुच हम नहीं मिले जब मैं उसको पहली बार एयरपोर्ट में मिली। तो हमें लगा ही नहीं कि मैं इससे पहली कैसे बार भी मिली मिले, हूँ। हाँ बिल्कुल क्योंकि ये जो जूम है या ऑनलाइन गोष्ठियां हैं, इनमें जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि हम बहुत दूर हाँ बैठे हुए हैं, बस एकदम ऐसे लगता है कि हाँ हम पास पास ही बैठे हुए हैं। तो ये एक बहुत हाँ अच्छा प्लेटफॉर्म नजर आया कोरोना में। इवन हाँ मैं भी शिक्षिका हूँ, और हमने जब अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया इसके माध्यम से, तो टेक्निकली भी हमारी ग्रोथ हुई। और हमें एक हाँ ऐसा महसूस हुआ कि जरूरी नहीं है कि एकदम फेस टू फेस रहकर ही कार्य किया जाए। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हम मतलब इस तरह से कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। हाँ। और आजकल तो जूम के माध्यम से आप देखिए, रोबोट के जरिए सर्जरी हो रही है, और बहुत मॉडर्न साइंटिफिक बातें सब कुछ उसके जरिए हो रही है बिल्कुल ऑनलाइन। बिल्कुल तो ये तो बहुत ही मामूली बात है। सी पर बात। मामूली नहीं है, इससे हम दुनिया भर से जुड़े। और जी अब जी लगता नहीं कि मैं, इतने लोग मेरे दोस्त नहीं है, जी लगता है पूरी दुनिया मेरा दोस्त है। जी जी। और और स्पेशली भारतीय, हमने भारतीय हिंदी सम्मेलन किया लंदन में, तो उसमें संध्या से पहली बार मिले। अच्छा अच्छा। और उसने उन्होंने, बल्कि मेरी तबीयत तब बहुत ठीक नहीं थी, तो उससे आके हमारा सारा बहुत काम संभाल लिया। उसके लिए मैंने बात कहा था कि तुम, ये हमारा जो, हमने जो डिसीजन लिए थे उस सम्मेलन में, हम्म, उसमें ये था कि अगला सम्मेलन सिंगापुर में होगा, फिर उसका बाद भोपाल में, पहले भोपाल में, फिर सिंगापुर में, फिर दिल्ली में। क्या तो बात। हमारी बहुत ये अच्छी बात है कि भोपाल में हुआ और फिर सिंगापुर में हुआ। और जब सिंगापुर में हुआ तो मैंने कहा कुछ भी हो जाए मैं जरूर आऊंगी। जी, तो मैं आई वहां पर, और मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर। नहीं, हमें भी आप लोग और से मिलकर इतना अच्छा लगा। ऐसे लगा कि हम हाँ मतलब हिंदी से संबंधित बहुत ही दिग्गजों को पाया वहां पर, हाँ क्योंकि अभी तक हम हाँ नहीं मिले थे ऐसे लोगों से जिन्होंने हिंदी के लिए इतना सारा कार्य किया हुआ हो। तो हाँ। ये सौभाग्य था तो हम। मुझे भी वहां आकर बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद अब हिंदी दिल्ली में होने वाला है, तो हमने जो संकल्प लिए थे हम्म, वो सब हमारे जनवरी में हो जाएंगे, जी, प्रभु की कृपा क्या। से। तो हाँ, तो अब 10 11 12 जनवरी को दिल्ली में है हम्म, अगला जो सम्मेलन है हिंदी का। क्या। तो उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो अच्छा लगा कि हमने जो वहां पर निर्णय लिए थे कि वो अब धीरे धीरे फलीभूत हो रहे हैं। जी और इस तरह के सम्मेलनों में मिलकर नए नए लोगों से जुड़ना और उनके कामों को देखना, कि क्या वो नया कर रहे हैं, जैसे विश्व रंग में होता है। हम्म, और युवा वर्ग, सबसे बड़ी बात की, संध्या जी जब आई तो उनके साथ हमारा युवा वर्ग बहुत जुड़ा। जी हमारे तो पहली बार हमें लगा कि यहाँ पर इतने सारे युवा आईटी इंजीनियर्स हैं हम्म, जो कविता भी लिख रहे हैं और कहानियां भी लिख रहे हैं, हमें पहले मालूम ही नहीं था। बिल्कुल तो क्योंकि हमारे आए थे वो एज ए आईटी इंजीनियर्स, हम्म, जो हम्म, भारोपिया का जो सारा काम संभाल रहे थे, हाँ हाँ आईटी। हाँ तो पर उसके बाद हमने जाना कि हमारे पास इतना बड़ा वेल्थ है। बिल्कुल। और उसके बाद हाँ, तो उसमें सबसे बड़ा हमारा अचीवमेंट वही था कि हमने नए लोगों को जोड़ा। जी तो जी बहुत सारे यंगस्टर्स हैं यहाँ पर जो हमसे जुड़े हुए हैं जी वातावरण में। जी और और भी भाषाओं में लिख रहे हैं, क्योंकि हम बाकी और लोग साहित्य का कार्यक्रम भी करते हैं, तो रीजनल लैंग्वेजेस पर भी करते हैं। तो अब धीरे धीरे पहचान में आ रहे हैं कि कौन मैथिली में लिखता है, कौन ब्रज में लिखता है। इस तरह की बहुत सी भाषाओं के हम कार्यक्रम करते हैं, और उनका हिंदी से अंतर संबंध। जी और तो अच्छा लगता है कि इतने सारे लोग लिख रहे हैं। हमारा जमाना नहीं है कि हम सोचते थे अब तो सब खत्म, हमारे साथ हमारे एज ग्रुप के लोग लिख रहे हैं, उसके बाद कोई नहीं लिखता। कोई नहीं पर नहीं। सिंगापुर में मैंने देखा कि बहुत लोग लिख रहे हैं। पर बस एक यही वो मुझे लगता है कि बहुत लोग सिर्फ कहानियां सिर्फ कविता लिख रहे हैं, जी और जी। बाकी लेखन में साहित्य से मतलब जो अ, उसके अभी डिजाइन जो है इतना या, है, कुछ लोग मोटिवेशनल भी लिख रहे हैं जैसे गौरव हाँ उपाध्याय जी हैं। हाँ और हाँ फिर तो उपन्यास भी लिख रहे हैं जैसे विनोद हाँ दुबे जी हैं। अपने हाँ अनुभव लिख रहे हैं, कहानियां भी लिख रहे हैं, तो अभी उभर रहे हैं। हाँ उनको देख देख कर हाँ दूसरे लोग भी सीख रहे हैं कि नहीं, हमें भी हाँ जिन कहानियों से हम होकर गुजरे हैं
वो हाँ, कहानी आप तो हमें हमें भविष्य के लिए अब हमें आशाएं हैं जी जी। कि अब तो ये अच्छी बात है। हालांकि मैंने देखा कि अब मैं और प्रोफेसर हाइंस वेस्लर स्वीडन वाले और संध्या जी, हम लोग एक संग्रह अभी अब संपादित किया है प्रवासी लेखकों का, जिसमें 50 साल से उम्र के कम के लोगों को हमें लेना था। तो जी जी। हमें बहुत मुश्किल हुई हम्म। ऐसे लेखकों को ढूंढना। और वो कविता नहीं थी, तो कविता में तो बहुत है, पूरे विश्व में छाए हुए हैं लोग। जी। लेकिन हाँ, कहानी निबंध और इसमें हमें बहुत मुश्किल हुई ढूंढने में। अच्छा तो अच्छा। अब मैं आशा मेरा नाम करती हूँ भी कि गया अब था, मैं मैंने भी अपना नाम सिंगापुर दिया था उसमें। हाँ ठीक है। हाँ। हाँ। तो अब लगता है कि हम अब हम ज्यादा लेखकों को देखेंगे, और भी अ, विधाओं में लोग लिखेंगे। हम्म। कविता के अलावा भी अब नाम पता लग गए, तो हमें कहा चाहिए निबंध में कहानी, जो हम्म। लोग कहानी लिखते हैं, या और विधाओं में जैसे संस्मरण है या ट्रैवल राइटिंग है। हम्म। तो इन सब में अब मुझे अब थोड़ा आशा नजर आ रही है। लेकिन हाँ, जो हमारा अगला दूसरा संग्रह आएगा, हम्म। उसका अगला हम्म। दूसरा एडिशन, तो उसमें हमें कमी नहीं होगी। जो अभी हमें कमी खली, सो वो ये अगली नहीं बार। नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, अभी तक लोग छुपे हुए हैं। अब जब उनको हाँ पता चल रहा है कि अच्छा ये इतना बड़ा मंच है जो हमें आमंत्रित कर रहा है, तो वो आगे आने हाँ की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरह से हाँ उन लोगों का संग्रह बड़ा होता जा रहा है, तो हाँ ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों को मौका मिल रहा है, और आप सब लोगों के द्वारा उन लोगों को मौका मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। तो अब मैं आगे आपसे जानना चाहूंगी कि हाल ही में मॉरिशस और सिंगापुर के विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में आपको सम्मानित किया गया, अभी आपने बताया, और ये इसके इसी के कारण शायद आपसे हमारी मुलाकात भी हो पाई। तो इन कार्यक्रमों का अनुभव कैसा था, और इस प्रकार के होने वाले कार्यक्रमों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका जवाब आपने हमें दे दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप और कुछ बताना चाहते हैं इससे संबंधित, तो स्वागत है। तो बहुत ही मेरे लिए स्तब्धकारी थे दोनों पुरस्कार। और सचमुच मुझे बहुत बहुत खुशी हुई कि वहाँ के प्रधानमंत्री ने जब दिया। मैंने सोचा ही नहीं था कि आज हमें ये इतना बड़ा वो मिलने जा रहा है, और हम्म। ऐसे ही सिंगापुर में कि हम्म। ये होने जा रहा है। तो मुझे लगा कि मतलब मेरे लिए जैसे मुझे जरूरत से ज्यादा रिकग्निशन मिल गई है, या इतना मैंने काम भी नहीं किया जितना कि मुझे इतना सम्मान मिल रहा है। जी। और सचमुच मैं अपने को सौभाग्यशाली समझती हूँ। और आप दोनों यूनिवर्सिटीज का मुझे बाकी बहुत भारत में और बाहर न्यूयॉर्क में और स्पेन में और बाकी काफी यूनिवर्सिटीज से मेरा सम्मान हो चुका है। लेकिन हाँ, अभी ये जो दो का अभी एक साथ हुआ, काफी सालों बाद, क्योंकि मैं काफी बीच में बीमार रही, और 4-5 साल मेरे कैंसर में गए। तो हाँ। उसकी वजह से फिर बोल नहीं पाती थी, दोबारा बोलना सीखा। अभी भी मुझे उच्चारण में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इस सब के बाद अब ये जो इनका मिलना है, विश्व रंग का या सिंगापुर का या मॉरिशस में, तो लगता है कि जैसे मैं वापस लौट रही हूँ। जो मैं 5-6 साल पहले अ, जिस जगह पर थी। हम्म। उसके बाद लेखन तो करती रही, बाकी टूट गया था संबंध लोगों से, या जानना अ, चाहूंगी थोड़ा आपकी सेहत के बारे में, कि ये कब आपको पता चला कि आपकी तबीयत इस तरह से खराब हो रही है? मेरे ख्याल से 2018 की बात है। और तब भी मैंने ये नहीं सोचा। मैं बहुत टालती रही कि कुछ नहीं है, हो जाएगा। टालती रही दिखाना। इस बीच वो बढ़ गया, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि तरह का ये क्या कैंसर था। था कि? ये हलक है ना ऊपर, हाँ हाँ हाँ। पैलेट जो होता है, हाँ हाँ हाँ। उसका था। तो हाँ वहां से लेके, और ये जो आप देख रहे हैं कटा हुआ, यहाँ कटा है ये हाँ सब। हाँ हाँ। तो यहाँ तक आ गया था वो। तो तो इसकी वजह से क्या परेशानियां होती थी, कि मतलब आपको ये पता चला कि कुछ ऐसा हो रहा है? कुछ नहीं था। यही हुआ कि इतनी परेशानी नहीं थी, मेरे मुंह में बस छाला था ऊपर। हम्म। तो मैं काम करती रही कि छाला है, होगा होगा। फिर जब वो ब्लैक होना शुरू हुआ, और उसमें से वो गिरना शुरू हुआ टूट टूट के, हम्म।
जैसे राख होती है ऐसा टेस्ट बदल गया। तो फिर मैंने अपने डॉक्टर को बताया, पर अभी यहाँ पे भी इतना मॉडर्न होते हुए भी यहाँ भी ओरल कैंसर के लिए बहुत डॉक्टर भी हम्म बहुत वो नहीं है, अवेयर नहीं है कि हम्म ऐसा हो रहा है, कुछ छाले को छाले की तरह समझते रहते। हम्म तो मेरी डॉक्टर ने भी टालती रही बहुत। फिर जब अ, भेजती रही कभी ENT, कभी डेंटिस्ट के इसको दिखा लो उसको दिखा लो। तो हम्म डेंटिस्ट ने ही बोला कि अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो मैक्सिलोफेशियल के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये तो भयंकर है जो हो रहा है तुम्हें। हम्म तो क्योंकि उससे सारा आपका पूरा सिस्टम हम्म कनेक्टेड होता है। हम्म फिर भी मेरे कहने पर उसने काफी समय लगाया मुझे रेफर करने के लिए, क्योंकि आप प्राइवेटली कर सकते हैं, कैंसर है आपको तो आपको प्रॉपर चैनल से ही हम्म सरकारी उसमें जाना पड़ता है। हम्म तो खैर जब एक बार पकड़ आ गया फिर तो यहाँ पे बहुत जल्दी काम होता है और बहुत अच्छे से आपको ट्रीट किया जाता है। बहुत अच्छे से उन्होंने मेरा किया। ऑपरेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। हम्म 5 सर्जन इन्वॉल्व थे, क्योंकि बहुत चीजें इन्वॉल्व थी हम्म लेकर। तो हम्म क्योंकि एक कांदा था सारा और पूरा खोलना था ये पूरी एक जगह अरे अंदर उसके हाँ पहुंचने के लिए। हाँ तो हाँ और हलक निकालना था, तो वो हाँ पूरा ये मेरा ऊपर की कोई चीज नहीं है, इस हाँ सबको पूरा निकाल दिया गया। हाँ हाँ और ये पूरा हाथ काट के यहाँ से नया हलक बना के वो हम्म लगाना था, उसको मेन नर्व से हम्म कनेक्ट करना होगा, हाँ 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 क्योंकि उसके बगैर वो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा ना उसमें। हम्म तो वो लगाया गया, पर वो मेरी बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर एक और ऑपरेशन हुआ, उसको निकाला गया। तो मैं बस बच गई किसी तरह से। आप सब मेरे दोस्तों की दुआओं फिर से, वो है बहुत ना, लोगों ने इतनी प्रार्थना की मेरे बड़ी लड़ाई लिए। लड़कर आई हैं आप। मुझे बहुत इस बड़ा। बारे में जानकारी ही नहीं थी कि आपने इतना संघर्ष किया है अपने जीवन को फिर से चलायमान करने के लिए। हाँ हाँ। जी पर मैं बहुत लकी हूँ और यहाँ थी, अगर हम्म भारत पे होती तो शायद संभव नहीं था। वैसे तो आजकल भारत भी कैंसर के रोगियों को नहीं, अभी काफी। भी वहाँ ओरल कैंसर का नहीं है। जी अभी भी मुझे कुछ प्रॉब्लम, मेरा ऑप्टोडेटर जो मैं लगाती हूँ हम्म बोलने के लिए, हम्म उसको भी ठीक कराना होता है, तो यहाँ कहीं भी नहीं है, वो हम्म सुविधा नहीं है हम्म, दिल्ली में। चलिए मैंने बहुत। कहा बॉम्बे में एक है कोई जो ठीक कर देते हैं हाँ हाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट, तो हाँ, लगता है। वहाँ पे टाटा तो उसके लिए का फिर जो वापस जाना, लंदन मुंबई में का जाना। टाटा जो हॉस्पिटल है वो काफी फेमस है कैंसर के लिए, तो मुझे लगता है कि शायद नहीं, वहाँ कैंसर के लिए तो दिल्ली में बहुत है, बहुत एम्स। सारे जी कैंसर हॉस्पिटल है। जी एम्स में है, हमारे में ही है जहाँ मैं काम करती हूँ। हम्म पर ओरल कैंसर के लिए बहुत सुविधाएं नहीं है। मैक्सिलोफेशियल जो हम्म कैंसर होता है, हम्म मतलब गले से ऊपर या कहीं, क्योंकि ये बहुत सारे स्पेशल एरियाज होते हैं जिससे आपका उच्चारण और आपका खाना पीना, क्योंकि मैं महीनों खा नहीं सकती, साल भर ऑलमोस्ट हम्म ट्यूब से ही खाना जाता था, क्योंकि हम्म आप खा नहीं सकते बिना उसके हम्म लग के। हम्म तो वो काफी उसमें चीजें इन्वॉल्व होती है जो अभी कुछ चीजें यहाँ डेवलप नहीं हुई। हम्म। तो और 18 की बात, 19 की बात कर रही हूँ, तब तो अब शायद अभी भी मुझे किसी मेरे डेंटिस्ट ने यहाँ बताया कि 2018 में बॉम्बे में। आप 2018 में डिटेक्ट हुआ कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम है, हाँ कैंसर है अक्टूबर, और। हाँ लास्ट था अक्टूबर 19 समझ लीजिए। जी। और तो मेरे 2020 में भाई, आप जूम पर वातायन के लिए कार्यक्रम करती रही। हाँ मैं काम लगातार कर रही थी क्या बात। कैंसर के दौरान हॉस्पिटल में। सैल्यूट मैं है आपके संभालने कार्य रहती थी। को। सैल्यूट है कि इतना मैंने उस सब। दौरान 2 संग्रहों का संपादन किया। जी जी। और जैसे ही मैं हॉस्पिटल से बाहर आई, हमने हाउस ऑफ लॉर्ड में का हम्म लोकार्पण किया, जिसमें बहुत सारे लोग आए। उन्होंने रिकग्नाइज किया कि इस दौरान मैं काम करती रही थी, तो काम मेरा कभी रुका नहीं, क्या बात है दिव्या। सिवाय जब मैं बेहोश थी उसके अलावा। आप सुपर वुमेन है, सुपर वुमेन। हाँ, जो तो इतनी ये बड़ी सब लड़ाई होता लड़कर है। आ जाए आप हर पुरस्कार के लायक हैं। आप कभी ये ना समझें कि कोई पुरस्कार के लायक नहीं है जो अपनी जीवन की इतनी बड़ी लड़ाई लड़कर आ सकता है और फिर भी अपने कार्य क्षेत्र में कार्यरत रह सकता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि बड़े से बड़ा अवार्ड आपके लिए ही बना है। नहीं नहीं, बहुत लोग मेरे से भी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, पर मुझे लगता है कि हाँ, काम बड़ा है कि आप कुछ भी सफर कर रहे हो उसके दौरान आप अपने को लगाए रखे किसी काम में जो भी आपको अच्छा लगता है, तो उससे आपकी ये वो भी आप भूल जाते हैं, कष्ट
भूल जाते हैं। एनर्जी बनी नहीं रहती है, तो आप तरोताजा। एनर्जी बनी रहती है कि आपको कुछ करना है, कुछ बिल्कुल। और वैसे मुझको वो नहीं था कि बहुत से कभी डर नहीं लगा कि ड्यूरिंग ऑपरेशन के दौरान 3 बार मैंने कहा कि अब मैं तैयार हूँ, अब जाने के लिए, रुखसत होने के लिए। हाँ तो और बड़ी खुशी खुशी, ऐसा नहीं था कि मुझे दुख हो रहा था या कुछ, जब लगा कि अब शायद ना बचे, हाँ हाँ तो हाँ। मतलब मैं खुशी खुशी रुखसत होने के लिए तैयार थी। हम्म। तो जब आप ये उस दौरान इससे गुजर जाते हैं कि आप खुशी तैयार है, तो इसका मतलब कि आपको, मुझे निर्वाण मिल जाना चाहिए। और मैं यही कहती हूँ कि अ, वो होती है ना चील, या क्या कहते हैं आपकी, वो मर के जी उठती है, हम्म। बार बार अपनी हम्म राख से जिंदा हो जाता है, फीनिक्स पक्षी। हम्म। उसी तरह मैं हूँ शायद, कि जहाँ मैं उठ खड़ी हुई फिर से, और आपको हमसे मिलना था, सिंगापुर बिल्कुल। आना था। आपको विश्व साहित्य सेवा संस्थान का साक्षात्कार अभी करना था, और अभी आगे दिल्ली का प्रोग्राम भी करना है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है दिव्या जी, और हमें आपके अनुभवों की बहुत जरूरत है। तो आप तो ऐसा सोचे ही ना कि अब वो निकल गया समय, बहुत दुखदाई था, और हाँ निकल। पार कर आई हैं आपने। बहुत साहस का कार्य, साहस दिखाया अपना, और दिल से सल्यूट है आपको। आपकी जिंदगी फिर से वापस मिलने की खुशी है हमें। कि बाल कविता तो आप, संग्रह सिया सिया किस उपलक्ष्य में की आपने, और इसका मुख्य स्रोत कौन था? आ, आ, मेरी मेरे बच्चों ने शादी, मेरे बेटे ने काफी देर में की, फिर बच्चे बहुत देर में किए, तो जब पहली पोती हुई बड़ी वाली, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। क्या तो बात। उसका नाम सिया है। हम्म तो जब वो हुई तो मुझे लगा कि मैं इसको बहुत कविताएं सुनाती थी, जो मैंने अपने दादा से दादी से सुनी थी और उससे सुनी थी, तो मैं उनको सुनाया करती थी। फिर मुझे एक दिन में ध्यान आया कि क्यों नहीं मैं इसको कविता के माध्यम से बातें बताऊं, रोजमर्रा की, डेली की, समझाने। हालांकि वो पैदा ही हुई थी, पर हम्म मैं अपनी तरफ से इस तरह लिख रही थी, ये सब उसको जैसे सिखा रहे हैं कि इस तरह सुबह उठो, ये करो। तो मैंने लिखना शुरू किया, तो बहुत जल्दी बन गया। और यहाँ के ही एक प्रकाशक है स्काईलार्क, लंदन में, उन्होंने उसको प्रकाशित किया अपनी अ, उसकी फोटोज लगा के। बहुत सुंदर सा, प्यारा सा बना, सब लोगों को बहुत पसंद आया। और ये है कि उसके मैंने ये भी जाना कि उसको बताने के लिए कि यहाँ पर प्रवास में बाल साहित्य पूरी तरह नदारद तो नहीं है, लेकिन उसको प्रकाशित नहीं किया जा रहा है भारत में या यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पर उसको करना। हम्म तो अब जो यहाँ के बच्चे हैं, हम्म तो हिंदी में तो बहुत है आपके पास, कविताएं हैं और बाल साहित्य भी है, पर वही पुराना है, कुछ हम्म नया नहीं है। तो हम्म जो हमारे जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो उनकी पृष्ठभूमि विदेश की है। तो हम्म अगर आप कहें कि जैसे हमारे यहाँ एक हिंदी समिति का स्टूडेंट था, जब हमने उसको, वो डॉक्टर है वैसे, तो पहली बार जब वो हमें उसको इनाम मिला कि आप भारत हम भेजते हैं बच्चों को, 10 बच्चों को हर साल हम्म वहां पर घूमने के लिए, और बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, बॉम्बे में एक्टर से, प्राइम मिनिस्टर से। तो जब वो पहली बार गया और हरिद्वार में उसने देखा कि गाय गंद में घूम रही है, वो खा रही है, तो उसकी पहली कविता उसने लिखी कि गाय कूड़ा खाती है, इस तरह से कुछ लिखा। तो बहुत देखो, तब हमें महसूस हुआ कि इन बच्चों को नहीं मालूम है कि गाय एक तो सड़क पे घूम रही है, हाँ कूड़ा हाँ। खा रही है, या इस तरह उसको लोग लात मार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो हमें ऐसा लगा कि हमें यहाँ बच्चों के लिए हमें अपना साहित्य यहाँ हम्म अपने विषयों पर, और जो वो लोग समझ सके। हम्म तो क्योंकि उन्होंने बहुत शब्द हैं जो उन्होंने सुने ही नहीं है, उसका वो, अगर हम उन्हें बताएं तो उन्हें मालूम ही नहीं ये शब्द क्या होते हैं, हम्म। या जीवन कैसा होता है वहां जीवन पे। तो वो कैसे। यहाँ के जीवन के बारे में, उस जीवन पर लिखा गया साहित्य जो है हर देश का, हम्म विदेशों में, हम्म तो उसकी बहुत कमी है। हम्म तो ये लिखने के बाद मैंने फिर अपनी दूसरी एक पुस्तक लिखी, जो बाल पुस्तक, बाल उपन्यास है वो, बिन्नी बुआ का बिल्ला। हम्म वो मेरे बेटी के बिल्ले पे आधारित थी। इसकी अभी कुछ महीने पहले उसकी डेथ हो गई, तो उसको समर्पित है एक तरह से। तो उसके माध्यम से मैंने बच्चों को बताया कि
बिल्ला जो है, मतलब हम बिल्ली कहते हैं हमेशा, एक तो भारत में ये बिल्ली की जो जीवन के बारे में और बिल्ली के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और उस बारे में बेस करके पूरा एक उपन्यास लिखा। क्या तो बात। उसमें बहुत सारे ये सब की काली बिल्ली रास्ता कट जाए और ये सारी बातें, और जो यहाँ पर उनको सेलिब्रेट किया जाता है, कई और देशों में उनको अच्छा माना जाता है, हमारे देश में बुरा माना जाता है कि काली बिल्ली रास्ता काट गई। चीन में वो लोग सोचते हैं अच्छा होगा कुछ। तो इस तरह की सारी बातें उसमें है। तो एक दूसरा ये है, पर उसको भी मुझे भारत में कहीं प्रकाशक नहीं मिला, क्योंकि वो उनकी जमीन की नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें हम लोग कब तक ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार या इस तरह की कविताओं, हरा समुंदर नीलो बोन मेरी मछली कितना पानी, ऐसी ही नहीं कविताओं को क्या हम लेके पूरा हमारा भी भविष्य में भी यही रहेगा या कुछ सही नया बात है, बस वही नहीं चलते देखो। रहना चाहिए, कुछ बदलाव होना चाहिए ताकि हाँ, बच्चे कुछ नया सीखें। हाँ। तो यहाँ की जमीन पर मुझे लगता है कि हमें साहित्य रचना होगा और प्रकाशित करना होगा। बिल्कुल। अब ये कौन जिम्मा लेगा, जी। ये तो मुझे नहीं जी। मालूम। वो भी कुछ अपने हिसाब से लिखना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, हाँ, तो उनकी ही समझ के अनुसार चीजों को बनाना, ये सचमुच में मुझे लगता है कि एक हायर लेवल का साहित्य लिखने से भी ज्यादा कठिन है कि हाँ। तो उस बच्चे बस की बाल साहित्य लिखना आसान नहीं है, क्योंकि आसान है। आपको, आपने शायद नासिरा शर्मा ने मेरा उनका फॉरवर्ड लिखा है इसका उपन्यास का, बाल उपन्यास का। तो हम्म। उसमें उन्होंने यही कहा है कि आप लोग समझते हैं कि क्या है बाल कविता लिखने में, पर बाल कविता लिखना बहुत मुश्किल है, कहानी या जो भी, क्योंकि आपको बच्चा बनना पड़ता है बिल्कुल और बिल्कुल। उसी की भाषा में लिखना पड़ता है और उसी की समझ से लिखना पड़ता है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। और तो सिर्फ राइम कर देने से काम नहीं चलता। नहीं चलता अभी। और दिव्या जी, मेरे साथ जो एक घटना घटी थी कि मेरी बेटी P1 में थी और उसे लिखना था कि दादी के ऊपर निबंध लिखिए। तो अब ऐसा था कि दादी जो है उसके पैदा होने के पहले ही चल बसी थी, तो देखा ही नहीं कभी कि दादी कैसी है। देन मम्मी मैं क्या लिखूं, मुझे नहीं पता कुछ भी। तो मैंने कहा बच्चे देखो दादी जब होती हैं तो ऐसे, तो वो कहती नहीं मैं इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ। तो बच्चे जो देख रहे होते हैं वो वही इमेजिन करते हैं। तो अगर हम उनसे कहें कि बेटा तुम मतलब भारत के बारे में लिखो, जब तक वो देखेंगे नहीं समझेंगे नहीं उस चीज के बारे में, वो कल्पना भी नहीं करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि उनको मतलब हम अपनी नजरों से जो चीज हम समझ रहे हैं वो उनके ही शब्दों में, उनके ही लेवल पर उनको समझाएं और उनको बताएं कि बच्चे इस तरह से लिखा जा सकता है। जिस चीज की कल्पना करने के लिए हम उन्हें उत्साहित करें, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इसी लक्ष्य कठिन को काम लेकर हम लोग, हाँ, इसी लक्ष्य को लेकर हम लोग हिंदी समिति यहाँ पर है, जो हमारा शिक्षा का काम देखती है, हिंदी शिक्षा का, क्योंकि हम लोग लिटरेचर वो उसी से ज्यादा है, साहित्य और संस्कृति से वातायन। तो जो हम लोग हर साल बच्चों को जो फर्स्ट आते हैं हर एज ग्रुप के, तो उनको हम हर साल भारत इसीलिए भेजते हैं ताकि वो अपने आँख से देखें है। कि हो क्या रहा है वहां पर और यहाँ पर क्या फर्क है। वहां पे बिल्कुल। दादा दादी उन सबसे भी मिलते हैं और लोगों से मिलते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। अभी वो लोग आए हुए थे, अब ICCR में उनको बच्चों से मिलने गए थे, तो उनकी कविताएं सुनना उनके फिल्मी गानों से ज्यादा कनेक्टेड है, तो उनके नाच गाने देखना जिस भी तरह से हम उन्हें जोड़ते हैं, तो अच्छा लगता है। तो ऐसे बच्चों को ले जाना चाहिए भारत, ले जाके उनको मिलवाना भी चाहिए, क्योंकि संस्कृति से जुड़ा रहना हमारी अगली जनरेशन का बहुत जरूरी जरूरी है हिस्सा है। क्योंकि वो अगर कट जाएगा अपनी इस भाषा और संस्कृति से, तो एक ऐसा आएगा जैसे अब अमेरिका में हो रहा है, जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भूल गए हैं, दे आर लॉस्ट। तो वो लास्ट। अलग गलत जगह में जा सकते हैं, ड्रग में और किसी वो चीजों में, बात सही और है कट कि जाते हैं। इतनी सारी सुसाइड्स होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि वो आपसे कट गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी भाषा और संस्कृति से बच्चों को जोड़ें। बहुत सही बात कही आपने कि अपनी भाषा और संस्कृति से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं ये बात होती जा रही है कि जितने ज़्यादा मशीनें इर्द गिर्द घूम रही हैं और लोग बच्चों के हाथों में आ रही हैं, तो बच्चे मशीनों के साथ ज़्यादा सहज हो रहे हैं और इंसानों के साथ, रिलेशन के साथ, जो रिश्ते हैं उनके साथ सहज नहीं हो पा रहे हैं।
वो इसी वजह से नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसे लगता है कि भाषा ठीक है बोलने लायक है, हम बस एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, इंग्लिश काफी है। और वो पैसे कमाने के लिए कुछ स्किल्स सीख रहे हैं, लेकिन जो संस्कृति है वो अपनी उसे जरूरी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो है जरूरी है कि अपने भाव प्रकट करना डीप। संस्कृति से भी अधिक आवश्यक है जुड़ा रहना। हाँ, क्योंकि जिस जैसे जैसे वो तनहा होते जाएगी, अकेला होते जाएगी ना, अकेले होते तो जाए। उसको फिर जोड़ना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और वो बहुत जरूरी है, सोशल स्किल्स के अलावा हाँ, हमारा ये बहुत बड़ा जरूरत है इंसान की। हमें एक दूसरे से बात करना, जुड़ा रहे, सोशल स्ट्रक्चर जो है वो बना रहना बहुत जरूरी है। ये हमें बच्चों को बचपन से ही दिखाना होगा कि बच्चे यहाँ पर आपके ये रिश्तेदार हैं, ये हैं। और ये हमें कनेक्शन, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों की और उनके साथ कनेक्शन जो है वो हम बनाए रखें। हाँ, तो तो इसके लिए हमारा। जरूरी है आप तीज त्योहार वगैरह में आप उन्हें ले जाए, मिलवाए। बिल्कुल। तो वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि वो बहुत बहुत जरूरी है। तो अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे की ओर चलते हैं। देखें, हिंदी की 25 बेहतरीन कहानीकारों में आपको शामिल किया गया है, आपने बताया हमें। और इस उपलब्धि के बारे में हमारे दर्शक विस्तार रूप से आपसे जानना चाहेंगे। तो ये मेरे ख्याल से काफी पुरानी बात हो गई वैसे तो, लेकिन हाँ बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि मुझे उसके बारे में भी मालूम नहीं था, किसी पता नहीं कहाँ से किसी ने मुझे बताया कि आपकी कहानी पग्गा उसमें शामिल है, जो 25 बेहतरीन कहानियां हैं। हम्म। तो काफी आत्मविश्वास हुआ था उसके ये जानकर। और उस कहानी की तारीफ बहुत लोगों ने और ने भी की थी, चित्रा मुद्गल और बाकी बड़े लेखकों ने। हम्म। और जहाँ तक हिंदी का सवाल है, क्योंकि मैं बहुत हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा था, बहुत अंग्रेजी साहित्य और अनुवाद, दुनिया भर के साहित्य मैंने किताबें पढ़ी। लेकिन पता नहीं क्यों, क्योंकि आप जब एक बार अंग्रेजी की किताबें पढ़ने लगते ना, तो आपका ह्यूमर और जो वो आपको हिंदी में नहीं मिलता, तो आपको इंटरेस्ट नहीं आता उसको पढ़ने में। तो इसलिए मेरी भी हिंदी की जब कोई तारीफ करता था तो मुझे ऐसे ही लगता था कि जरूर कुछ काम होगा, इसलिए तारीफ हो रही है मेरी। तो मतलब वो जो अपने को मैं दीनहीन समझती थी जहां तक हिंदी का सवाल है। तो जब कि मुझे लगता था मैं जीरो हूँ अच्छा। हिंदी में। हाँ तो हाँ। इसलिए जब मुझे उन्होंने कहा नहीं ये तुम्हारी कहानी को शामिल सब। किया गया, तो मुझे लगा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ठीक ठाक होगी, तभी इतने पसंद किया गया। और मैं जानती भी नहीं हूँ ये कौन है, किसने किया है। तो ये नहीं कि जान पहचान से हो गया या कैसा हो गया। तो विश्वास के मुद्दों को लेके मैं हमेशा सतर्क रहती हूँ कि ना, कि किसका विश्वास किया जाए, किसी भी कथ्य का या क्या। तो इसलिए मेरे 75 वर्ष की आयु में भी मेरे करीबी मित्र बहुत कम है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि सच सचमुच सच कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। तो मैं अपने को क्या कहते हैं, अंतर मन को जैसे मांझना, जैसे अभी आप अपने आप परसों को हम अंडर एस्टिमेट करती हैं कहीं ना कहीं शायद। हाँ, तो अभी हम परसों अनामिका जी के साथ थे, तो उनकी मैं एक पुस्तक देखी, उनके बुक उसमें मन को मांझने की जरूरत। हालांकि वो पुरुष विमर्श पे ज्यादा थी कि अच्छा। पुरुषों को अपना मन मांझना चाहिए। तो पुरुष विमर्श होता ही नहीं, और पुरुष विमर्श को लेके पुरुष ही खामोश है, जो कुछ हम कह रहे हैं हम कह रहे हैं। और जब तक वो नहीं, उनका उतना ही बाहर नहीं आएंगे निकल कर, या उनको मौका विमर्श भी में तो भाग मिले, कहीं लेंगे। ना कहीं हम मौका नहीं देते उन्हें, हम खुद ही बोलते नहीं, रहते। मौका उनको खुद लेना, अब हम भी तो मौका खुद ले रहे हैं, हमें कौन मौका दे रहा है, हमने खुद ही लिया ना आगे बढ़कर। वो खुद तो है। लिखा, स्त्री विमर्श पर लिखा गया, तो पुरुष विमर्श का क्यों नहीं है? बहुत कम आपको साहित्य में मिलेगा। बिल्कुल। तो जब तक हमारा, समझिए आधी आबादी अपने बारे में कुछ कह ही नहीं रही है, अपना कुछ वो नहीं ले रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है समाज की या घर की या परिवार की। तो तो जो हालात हैं आजकल जो चल रहे हैं, स्पेशली भारत में कह लीजिए कि रेप वगैरह हो रहे हैं, ये सब हो रहा है। और उसके बारे में कहीं कोई स्त्रियां ही कैंडल जला रही है या स्त्रियां ही बोल रही है, नहीं, वो अधिकतर बहुत आ कम रहे है। हैं, नहीं बच्चे आ रहे हैं जो मेल बच्चे हैं, जैसे आप बताएंगे कॉलेज के जो लड़के हैं वो सभी शामिल हो रहे हैं, युवा वर्ग शामिल हो रहा है, विरोध कर रहे हैं वो।
लेकिन हाँ, ऐसा है कि हाँ, अपने को सुधारने की चीजें, मतलब वो एक वर्ग है वो, दिव्या जी की, वो वर्ग जो बिगड़ चुका है वो नहीं सुधर पा रहा है। और जो एक वर्ग है जो हर चीज में शामिल रहता है वो वर्ग है ही, जैसे वो तो कॉलेज। है कि मतलब इतनी डिस्पैरिटी है, और इसके बहुत सारे मुद्दे हैं, मनोवैज्ञानिक पहलू है, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी जैसा मुझे लगता है कि जितना उनकी तरफ से आना चाहिए था आना चाहिए वो विरोध, नहीं आ पा रहा या किसी भी मुद्दे को ले ले आप, हिंदू मुस्लिम को ले ले, या कोई भी आप मुद्दा उठा ले, उसमें बराबर की जब तक भागीदारी नहीं होगी, किसी भी समस्या का उसमें सुधार होना बहुत मुश्किल है। है। बिल्कुल, रिजल्ट तक तो इसलिए मैं परिणाम चाहती हूँ तक कि नहीं पुरुषों पहुंच को आगे आना चाहिए, और इसीलिए मैंने अपना जो नॉवल, नया नॉवल है तिलिस्म, इसीलिए मैं ये नहीं कह सकती लिखा, क्योंकि वो मेरे से लिखवाया गया, या जहाँ से भी आता है, क्योंकि जो भी रचना आप करते हैं आपको लगता है आपने नहीं, कोई बैठ के आपसे लिखवा रहा है। ये इतना लंबा 600 पेज का उपन्यास है, तो और ऐसे लगता है जैसे मैंने नहीं, और वो अ, जैसे वो जो बच्चा है उसने मुझसे लिखवाया अपना पूरा जीवन का। तो मैंने सोचा कि ये पुरुष विमर्श का सबसे बड़ा, कम से कम विदेशी भूमि पे पहला उपन्यास है, और मुझे लिखना पड़ रहा है जो एक पुरुष को लिखना चाहिए था। तो वैसे आजकल हाँ, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो भी लड़कियां भी अब पुरुषों के बारे में सोचने लगी हैं। मेरी बेटी हाँ, ए लेवल पे है तो कहती है कि मम्मी, हम हर समय कहते हैं कि लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, लड़कियों के साथ वैसा हो रहा है। कभी ध्यान दिया है कि लड़कों के साथ क्या हो रहा है? क्या वो नहीं हाँ, इन चीजों से गुजरते हैं? क्या उनके साथ ऐसा नहीं हाँ। होता है? तो मैंने कहा लेकिन वो शायद सामने आकर अब कह नहीं रहे हैं, उस चीज को बयान नहीं, नहीं। वही तो मैं कह रही हूँ कि वो कमी है कि पुरुष क्यों नहीं बोल रहा, वो हाँ, क्यों खामोश है। हाँ। मेरा यही मुद्दा है। तो मैंने इस जो मेरा उपन्यास है ये उसी पर आता जी, जी। है। हम्म। तो ये बात उनकी तरफ से आनी चाहिए ना, तो हर बात में वो खामोश है। बिल्कुल, पुरुष आएंगे। विमर्श, ये एक वक्त विमर्श आएगा। होता है और विमर्श होते हैं, पुरुष विमर्श कम है। बिल्कुल। तो मैं सोचती हूँ कि उनको बोलना चाहिए। सामने आना। और जी, जी। तिलिस्म की आपने बात की तो मैं थोड़ा जानना चाहूंगी कि तिलिस्म और शाम भर बातें, आपके द्वारा हाँ, लिखे वो मेरा, प्रयास कई विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में शामिल हैं। 25 से अधिक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में आपकी रचनाएं सम्मिलित एवं कृतियों का अध्ययन जारी है। तो इन उपन्यासों के बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपके द्वारा लिखे गए उपन्यास जो हैं वो स्नातक लेवल पर शामिल किए जा रहे हैं विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। आप इसके बारे में हमें जरा विस्तार से बताएं। जी, ये मेरा पहला उपन्यास है, जी। शाम भर बातें। और ये बड़ी खिलंदड़ी भाषा में लिखा गया है। इसके संवाद हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, बहुत सारे लोग हैं जो बातें कर रहे हैं, और वो सब तबकों से आते हैं, अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग उसमें। हम्म। तो इसलिए वो खास शब्दावली है, कुछ ओल्ड विमेन है जो बहुत पुरानी दिल्ली की है, कुछ और क्षेत्रों से है भारत के। तो हम्म। आप उसके पात्र को उसके लहजे से पहचान सकते हैं, उसमें वो उसी भाषा में बोल रहा है जो वो अपनी भाषा में बोलता है। तो हम्म। अब पार्टी है तो वो भी इंग्लैंड में, तो रिश्तेदारों के अलावा दूर दराज के मित्र भी हैं उसमें, और बूढ़े जवान सब एज ग्रुप के लोग शामिल हैं। और जैसा होता है कि बूढ़ों की जमकर अपेक्षा होती है उसमें, अपने यंग लोग अपने अलग हो जाते हैं, आके नमस्ते जी करके तुम कौन हम कौन अलग हो जाते हैं। और वो बेचारे एक कोने में बैठ के अपना वो किया करते हैं, तो वो भी क्या बातें करते हैं। उनको हम्म। अकेला बिठा दिया गया तो वो अपनी बहुओं की बुराई, या जो भी कुछ नया देखते हैं तो उसको वो एक्सेप्ट कैसे करते हैं। तो वो सब हो रहा है एक तरफ, और सब अपने में मस्त है, और कोई किसी के पे घुसपैठ करता भी है तो उसको जल्दी ही अलग कर दिया जाता है। तो कुछ अंग्रेज भी शामिल है, गुजराती, पंजाबी, सारे लोग, और कट्टरवादी है, उदारवादी लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सब धर्मों के नुमाइंदे उस पार्टी में है। तो क्योंकि वो नव रईसों की है,
अभी जिनको बहुत पैसा मिल गया है तो दिखावा होना भी बहुत जरूरी है। तो इसी तरह को बातों को लेकर वो लिखा गया था। और ये मैं जब नेहरू केंद्र में मुझे पहली बार लाइफ वहां पर थोड़ा सा समय मिला, तो मैंने ये तब लिखा था, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से मिलती रहती थी, उठना बैठना होने लगा था। और क्योंकि बहुत लोग मुझे बुलाते थे पार्टी में और उसमें, तो मैं वहाँ चुपचाप बैठ के यही देखा करती थी कि क्या हो रहा है, कौन कहाँ किस ग्रुप में क्या बात हो रही है। तो वही सबका जिक्र है उसमें, मजेदार है। बहुत तो इसलिए, और क्योंकि वो पहला बहुत कम उपन्यास है विदेशी उस पर लिखे हुए, तो इसलिए शायद उसको लगाया गया हो पाठ्यक्रमों में। और बड़ा मनोरंजक है। जी। बड़े आसानी से उस पर एक फिल्म बनाई जा, पहले मैंने वो सिर्फ संवादों पे लिखा था, उस पे कोई किसी के बारे में कुछ नहीं था। मुझे जी। लगता था कि आपको एक संवाद पढ़ के पता लग जाना चाहिए कि कौन बोल रहा है, उसने क्या पहना है, घर कैसा है, ये सब बातें आपको संवाद से पता लग सकती है, जहाँ मतलब नाटक शास्त्र के उस देखे जी। तो पर फिर किसी ने कहा नहीं ऐसे तो नहीं छपेगा, आपको लिखना पड़ेगा कौन है, थोड़ा सा बैकग्राउंड देना पड़ेगा। तो मैंने बैकग्राउंड दिया, थोड़ा सा ऐड किया, और उसमें मैंने उसकी तुलना जानवरों से की कि वो किस तरह से बिहेव करता है कोई करेक्टर, जो उनके से उसको कैरेक्टराइज किया है। जी। तो ठीक होगा। ये सारी पहला पुस्तकें उपन्यास है तो। अमेजोन में हैं, कहाँ पर हैं? जी, ये सारी पुस्तकें अमेजोन में हैं? एपिसोड पर होनी चाहिए, और वाणी से प्रकाशित है। ज्यादातर पुस्तकें मेरी वाणी से प्रकाशित है, और भी लोगों से है तो मिल जानी चाहिए। जी। गूगल में ही टाइप करने से मिल जाना चाहिए। जी। 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 जी दिव्या जी, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? आ, मैं तिलिस्म के बारे में थोड़ा सा बोल सकती हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका, बताइए। तो जो मेरा नया उपन्यास है तिलिस्म, वो पुरुष विमर्श का उपन्यास है। हम्म। बाल यौन शोषण के बाद वयस्क होने पर एक युवा के भीतर की ग्रंथियों को रेखांकित करने का उसमें मैंने प्रयास किया है। हम्म। पुरुषों के मौन को तोड़ने का प्रयास किया है। तो जो ये एक पाठक को अतीत में ले जाता है, अभावग्रस्त कई भाई बहनों वाला एक सामूहिक परिवार है। उसकी हम्म। छोटी छोटी खुशियां, तरह तरह के बद बहलाव के खेल, और साथ ही भरे पूरे घर में व्याप्त सबका अपना अकेलापन, वैवाहिक एवं विवादित अवसाद, यौन तनाव और कुंठाएं इत्यादि इसमें है। और मैंने तब तत्कालीन समय में वैश्विक पृष्ठभूमि में भारतीयों के विदेश में नई जमीन पर जड़ जमाने की जद्दोजहद को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। और ये नई विषय उसको लेकर है। तो आई मुझे लगता है कि इसको काफी लोगों ने इस पर बहुत सारी समीक्षाएं लिखी। आलोचना समीक्षाएं की है, काफी बड़े बड़े लोगों ने की है। तो मेरे ख्याल से उसको मिलना चाहिए। अभी भी ऑलरेडी वो एक दो पाठ्यक्रमों में भी शामिल किया गया है, जी जी। लेकिन क्योंकि वो इतना बड़ा और महंगा उपन्यास है तो बहुत लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। तो पर मुझे लगता है कि ये वर्थ रीडिंग है, इसको लोगों को पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्योंकि वो बहुत जरूरी है, पुरुष विमर्श बहुत जरूरी है। जी। उसके हमारे बाद चैनल के हमारा। माध्यम से हम यही लोगों को कहना चाहेंगे कि आपका ये जो उपन्यास है इसे खरीदें और पढ़ें, ताकि जी। आपके विचारों से स्पष्ट रूप से वो समझ सकें कि क्या क्या जद्दोजहद करनी पड़ती है अपने जीवन की उम्र के पड़ावों के साथ, और अपने जहाँ पर जब हम माइग्रेट होते हैं एक देश से दूसरे देश पर, तो अपने आप को हाँ, इस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या जद्दोजहद करनी पड़ती है। जी। जी दिव्या जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो हमारे दर्शकों के लिए आपका एक संदेश तो मिल गया कि वो उपन्यास को खरीदें और पढ़ें। पर वो तो हर लेखक कहेगा कि आप पढ़े, लेकिन हाँ ये एक जरूरी बड़ा मुद्दा है, जिसे मैं चाहती हूँ कि सिर्फ इसलिए नहीं पढ़े कि मैंने लिखा है, जी। इसलिए पढ़े कि बहुत समाज की बहुत आवश्यक
आवश्यकता है आज की पुरुष विवश के बिल्कुल। उसके लिए, क्योंकि उसके बगैर हम अपनी समस्याएं नहीं सुलझा पाएंगे। नहीं कह रहे तो जब तक आप सामने नहीं आएंगे, अपनी समस्याओं को बताएंगे नहीं और चर्चाओं में भाग नहीं लेंगे, हो रहे कुरीतियों पर बात नहीं करेंगे, तो वो सुलझेंगी नहीं। तो पहले महिलाओं के साथ भी ऐसा होता था कि उन्हें मौका नहीं मिलता था आगे आने के लिए। लेकिन अब जो हालात हैं कि अब जो चीजें हैं कि महिलाएं खुलकर बोल पा रही हैं, अपनी चीजों को रख हाँ। पा रही हैं, जिसकी वजह से उनकी आंतरिक जो पीड़ा है वो काफी कम हो चुकी है। तो मुझे हाँ। लगता है कि आपकी सलाह से कि पुरुषों को भी अब आगे आना चाहिए और अपनी जीवन साइकिल के बारे में और आज वो क्या महसूस करते हैं, उन्हें कैसा लगता है जब महिलाएं बोलती हैं अपने बारे में, या वो क्या महसूस करते हैं, ये बताना, ये रखना समाज के सामने एक आवश्यक बात हो गई है। जी। जी। दिव्या जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके जीवन के बारे में जान के, आपके जीवन से जुड़े संघर्षों के बारे में जानकर। और मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आप जैसे अनुभवी लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है और मैं घंटे भर आपसे बातें कर पा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो मैं भी सीख पा रही हूँ आपसे। और ऐसे ही बस आप लोगों के संपर्क में रहूं। और चाहती हूँ कि मैं जितने भी दिग्गज हैं हिंदी से जुड़े हुए, वे सभी उन सभी को इस मंच में लाकर उनके जीवन के बारे में बता सकूं। तो दिव्या जी, बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस मंच पर, वीएसएस सिंगापुर के मंच पर आने के लिए। और हम आपसे अवश्य मिलते रहेंगे, जब कभी भी मौका मिला जरूर आपसे मिलेंगे। बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तुमसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुभ आभार। रात्रि। शुभ रात्रि।